गुड मॉर्निंग टू ऑल। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर। ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर की अगर बात की जाए तो मतलब लेबर के अंदर अवरोध हो जाना, बाधाएं आना। किसके अंदर? प्रसव प्रक्रिया के अंदर। अगर प्रसव प्रक्रिया के दौरान कोई बाधाएं उत्पन्न हो रही है, चाहे वो किसके साथ में हो, जो यात्री यात्रा कर रहा है उसके साथ में या जिस रास्ते से वो जा रहा है उस रास्ते के अंदर, तो दोनों ही कंडीशन क्या कहलाती है? अवरोध पैदा कर देती है। किसमें? प्रसव में। मान लो बच्चे में कोई प्रॉब्लम है तो भी उसको दिक्कत आएगी भाई मूवमेंट करने के लिए, या फिर पेल्विस या वेजाइना के अंदर क्या है? प्रॉब्लम है, तो भी क्या आएगी? तो रास्ता भी क्या है? खराब है, और बच्चे की कंडीशन भी क्या है? खराब है। या फिर दोनों में से कोई एक कंडीशन खराब हो गई, या तो रास्ता खराब हो गया या बच्चे की कंडीशन खराब हो गई। तो यात्री या यात्रा, जो यात्री वो जिस रास्ते से यात्रा कर रहा है उस रास्ते में कोई रुकावट आना क्या कहलाता है? ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर। ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर किसको बोलते हैं? अगर रास्ते के अंदर कोई अवरोध पैदा हो जाए, कोई बाधा आ जाए जिसकी वजह से वो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाता है, उसी को आप क्या बोलते हो? ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर। अगर इस ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर की बात करें तो इसके क्या कारण हो सकते हैं? ऐसे कौन से कारण हैं जिनके आधार पे हम कह सकते हैं कि लेबर है वो ऑब्स्ट्रक्टेड हो गया है या बाधाएं आ रही हैं? पहला क्या है? देखो, अवरोधित प्रसव मुख्य रूप से क्या होता है, किसकी वजह से होता है? पैसेंजर मैंने बता दिया, यात्री। यहाँ यात्री कौन है? बच्चा। भाई पैसेंजर कौन है? बच्चा ही तो, वही तो जाएगा यात्रा करके। अब अगर बच्चे में क्या हो, कोई प्रॉब्लम हो, या किसमें? पेल्विस के अंदर। पेल्विस का मतलब क्या होता है? पासेज। पासेज का मतलब क्या होता है? रास्ता। समझ में आ रहा है? तो यात्री या फिर यात्री जिस रास्ते से जाने वाला है उस रास्ते में अगर कोई भी असामान्य स्थिति हो जाए तो ये क्या कहलाती है? क्या कहलाती है भाई? ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर। अगर बच्चे में या पेल्विस में कोई भी असामान्य स्थिति उत्पन्न हो जाए, समझ में आया? कोई भी असामान्य स्थिति उत्पन्न हो जाए किस में? बच्चे में या पेल्विस के अंदर, तो वो स्थिति अवरोध पैदा करती है और क्या कहलाती है? ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर। कभी कभार यात्री और मार्ग दोनों में ही क्या हो जाती है? असामान्य स्थिति आ सकती है। तो कारण क्या है? पहले के देखना आप लोगों को, अत्यधिक बड़े आकार का बच्चा। भाई बच्चा है वो क्या है? बहुत बड़े आकार का है। क्या है? मैक्रोसोमिक बच्चा है, उसका हेड है वो बहुत बड़ा है साइज में, मतलब 4 किलो से भी ज्यादा उसका क्या है? वजन है। तो भी वो क्या करेगा? अगर मोटा इंसान है भाई, उसको कहे तेरे को पैदल जाना है, क्या वो चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। समझ में आ रहा है? वही अगर मोटा इंसान है और गली क्या है? संकड़ी है, बहुत ही संकड़ी गली में से उसको क्या क्या है? गुजरना है। अब क्या वो बच्चा जा पाएगा उधर से? भाई जब रास्ता क्या है? चौड़ा नहीं है, क्या है? बहुत ही पतला है, संकड़ा है, तो उस रास्ते से वो बच्चा नहीं जा पाएगा। तो वही कंडीशन ये है कि जब बच्चा या तो बड़े आकार का हो, दूसरा अगर बच्चे की लाई क्या हो? आड़ी हो। आड़ी का मतलब है ट्रांसवर्स लाई, ये होगी। अगर इस सिचुएशन के अंदर बच्चा हो, ये मदर का यूट्रस है और बच्चा इस सिचुएशन में लेटा हुआ है बच्चा। असामान्य प्रस्तुति हो, मतलब ब्रो प्रेजेंटेशन आ गई है, फेस प्रेजेंटेशन आ गई है, ब्रीच प्रेजेंटेशन आ गई है, कंपाउंड प्रेजेंटेशन आ गई है, शोल्डर प्रेजेंटेशन आ गई है, कोई सी भी, मतलब अगर बच्चे की प्रेजेंटेशन भी क्या हो? असामान्य हो। गर्भस्थ शिशु में जन्मजात क्या हो? विकृतियां हो, कोई भी एनोमली हो गई, जन्मजात क्या हो गई? बीमारी अगर उस बच्चे के अंदर है, जिसमें मैंने बताया था ना हाइड्रोसिफिलस, मतलब बच्चे का आकार क्या है? बड़ा है। फीटल एसाइटिस, बच्चे में क्या हो गया? इन्फेक्शन हो गया, तो भी बच्चा फूल जाएगा। अगर बच्चे में कोई ट्यूमर वगैरह है तो भी कंडीशन आ सकती है। या जो बच्चे मैंने बताया था ना कॉन्जॉइंट है, कॉन्जॉइंट का मतलब क्या होता है? भाई बच्चे जुड़वा तो है बट वो बहुत ज्यादा जुड़ गए। भाई 2 बच्चे जुड़वा थे बट अलग अलग थे, एक को पहले निकाल लिया फिर दूसरे को बाद में निकाल लिया,
अब दोनों ऐसे चिपके हुए हैं तो क्या आ सकता है नॉर्मल उस यात्रा से यात्री यात्रा करके? नहीं, उस रास्ते के अंदर वो दोनों बच्चे भारी रहेंगे तो उस रास्ते से वो नहीं गुजर सकते। समझ में आ रहा है? या तो बच्चे का साइज बड़ा हो, आकार बड़ा हो, बच्चे में क्या हो, जन्मजात विकृतियां हो, बच्चे में कोई ट्यूमर वगैरह बन गई हो, बच्चे में कोई जो एब्डोमेन होता है उसमें क्या बन गया, इन्फेक्शन हो गया जिसकी वजह से उसमें पानी पानी भर गया, बच्चे के पेट में पानी पानी भर गया तो भी वो फूल गया है। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है जो क्या करती है, उस बच्चे को उस रास्ते से गुजरने में प्रॉब्लम करवाती है। समझ में आ रहा है? रास्ते की बात देखी जाए, पेल्विस से संबंधित जो प्रॉब्लम आती है, उस पेल्विस से संबंधित जो भी प्रॉब्लम अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो वहां पे कंडीशन क्या क्या आएंगी। गर्भवती महिला जो भी वहां पे आ रही है पेल्विस के अंदर अगर हम कंडीशन देखेंगे तो उस कंडीशन के अंदर क्या आता है, अगर जो रास्ता जिस रास्ते से बच्चा गुजरेगा अगर वो रास्ता क्या हो, संकड़ा हो। पेल्विस क्या है, संकड़ा, मतलब नैरो है भाई। नैरो का मतलब सारे जानते हो, संकड़ा। मैंने रास्ता बता दिया था ना, बच्चा तो भारी है और पेल्विस छोटा है, क्या उससे वो बच्चा आ पाएगा? नहीं, वो बच्चा उस जगह से नहीं गुजर पाएगा। तो या तो क्या हो, बच्चे में कोई प्रॉब्लम हो। समझ में आ रहा है? अब बच्चे में हमने प्रॉब्लम पढ़ ली, कौन कौन सी होती है। मोस्टली तो ये होता है वो साइज में बहुत बड़ा हो जाता है, कई बार 4 किलो से ज्यादा उसका वजन है, या फिर बच्चे आपस में जुड़े हुए हो तो हम उसको उस रास्ते से नहीं निकलवा सकते हैं बाहर। समझ में आया? और दूसरी कंडीशन, बच्चे तो भाई साइज में बड़े हो गए, बट कंडीशन क्या आ गई, पेल्विस साइज में क्या हो गया, बहुत ज्यादा छोटा हो गया, संकड़ा हो गया। तो संकड़े रास्ते से भी बच्चा है वो क्या नहीं गुजर सकता है। कि तो किस किस के अंदर, यात्री के अंदर मतलब बच्चे के अंदर, रास्ते के अंदर मतलब पेल्विस के अंदर, अगर दोनों में ही किसी एक में कोई प्रॉब्लम हो या फिर दोनों में ही प्रॉब्लम हो तो वो दोनों की दोनों क्या करती है, प्रसव प्रक्रिया में अवरोध पैदा करवाने का काम करती हैं, और उसी को आप क्या बोलते हो, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर बोलते हो। इज दैट क्लियर? सारी चीज समझ में आई? या तो यात्री के अंदर कोई प्रॉब्लम हो, असामान्य स्थिति, और या फिर किसके अंदर, पैसेज या रास्ते में कोई प्रॉब्लम हो, उसके मार्ग में कोई अवरोध आ गया है। समझ में आ रहा है? बच्चे के मार्ग में कोई अवरोध आ गया या फिर बच्चे के ही अंदर क्या हो गया, कोई अवरोध पैदा हो गया। तो ये दोनों कंडीशन ही क्या करती है, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर को लीड करने का काम करती है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे इसके मैनेजमेंट का बात करेंगे, क्या क्या कंडीशन आ रखी है भाई, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर है तो ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर के अंदर हम महिला को क्या करेंगे, कंटिन्यू मॉनिटर करेंगे। पहली बात, महिला को हमें क्या करना है, कंटिन्यू मॉनिटर करना है। महिला और बच्चे दोनों को हमें क्या करना है, मॉनिटर करना है कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं आपको दिखाई दे रही है। महिलाओं को हम लोग दर्द निवारण हेतु क्या देते हैं, एनाल्जेसिक्स दे देते हैं। भाई उसमें दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा, वो उसको कंट्रोल नहीं कर पा रही है तो हम उसको क्या देंगे, एनाल्जेसिक ड्रग उसको दे देंगे, जिसकी वजह से उनको दर्द की जो कंडीशन आ रही है वो थोड़ी कम हो जाए और मदर थोड़ा रिलैक्स फील करे। तो पहले दोनों को क्या करो, मॉनिटर करो, माँ और बच्चे को कि अच्छे से है, वेलबींग है, हेल्दी है। अगर महिला को दर्द ज्यादा हो रहा है तो एनाल्जेसिक ड्रग दे दो। अगर महिला में पानी की कमी आ गई है, समझ में आ रहा है, तो हम उसको क्या करेंगे, आईवी फ्लूइड और आरएल है वो दे देंगे। महिला के अंदर क्या आ गया है, निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन, पानी की क्या हो गई, कमी हो गई है। उस पानी की कमी को दूर करने के लिए हम लोग उसको क्या करते हैं, फ्लूइड चढ़ा देते हैं। समझ में आया, आरएल फ्लूइड है उसको चढ़ा देंगे। नेक्स्ट वन, अगर कोई संक्रमण हो उस मदर को तो उसको हम लोग क्या करते हैं, असेप्टिक टेक्निक का यूज करके हम लोग उसको एंटीबायोटिक दे देते हैं। अगर महिला को कोई संक्रमण हो तो हम हाइजीन वहां पे प्रॉपर रख के, साफ सफाई प्रॉपर तरीके से रख के फिर हम उसको क्या करते हैं, महिला को एंटीबायोटिक दे देते हैं, और वो एंटीबायोटिक उस संक्रमण को क्या करेगी, कम करने का काम करेगी। अगर शोल्डर डिस्ट्रोसिया हो, शोल्डर डिस्ट्रोसिया का मतलब ये होता है अगर बच्चे का शोल्डर है वो पेल्विस के अंदर हो, शोल्डर प्रेजेंटेशन हो रही, सीधा सा मान लो पेल्विस के अंदर
इसको होना चाहिए था, ये तो है नहीं, क्या आ गए, शोल्डर आ गए। तो सीधा मान लो ना बच्चा इस पोजीशन के अंदर लेटी हुई पोजीशन में है, तो क्या बच्चे को हाथ पकड़ के उसको बाहर निकालोगे, नहीं। अगर शोल्डर प्रेजेंटेशन की संभावना को रोक है और उसको रोकना है, तो रोकने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऑनसेट से पहले इंडक्शन कर देंगे। भाई अगर शोल्डर प्रेजेंटेशन है हो गई तब तो हम कर ही क्या सकते हैं, बट अगर उसको होने से बचाना है तो हमें प्रसव प्रक्रिया से पहले, शुरू होने से पहले ही हमें क्या करवाना है, बच्चा करवाना है। समझ में आया? प्रसव प्रक्रिया तो मान लो कल स्टार्ट होगी और हमें आज ये क्या करवानी है, डिलीवरी करवानी है। इज दैट क्लियर? मतलब प्रसव प्रक्रिया से पहले ही किस कंडीशन से बचने के लिए, शोल्डर प्रेजेंटेशन से बचने के लिए, क्योंकि बच्चा घूमता फिरता रहता है। मान लो उसने क्या कर दिया, हेड पार्ट को वहां से हटा के और यहाँ पे उसको बोल रहा है कि मेरे को तो नींद आ रही है, मैं तो सोऊंगा, और वो सो गया अंदर और लेट गया आराम से। अगर लेटी हुई पोजीशन से बचाना है तो हमें ऑनसेट से पूर्व ही प्रसव को क्या करवाना है, इंड्यूस करवाना है। समझ में आ रहा है? शुरू होने से पहले ही क्या करवाना पड़ेगा, लेबर को स्टार्ट कर देना या खत्म करवा देना है। प्रसव प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए हम उसको क्या करते हैं, एपिसियोटोमी क्या करते हैं, मतलब उसको कट लगा देते हैं। कहाँ पे, पेरिनियल एरिया पे, ताकि रास्ता खुल जाए और बच्चा आसानी से बाहर आ जाए। महिलाओं को हम लोग मनोविज्ञान मतलब साइकोलॉजिकल सपोर्ट देते हैं। भाई साइकोलॉजिकली मेंटली भी तो फिट बनाना है। मदर लेबर के दौरान स्ट्रेस में चली गई, तनाव में चली गई, तो हमें उसको से बाहर निकालना है। और सिजेरियन सेक्शन है टाइमली, तो हमें उसको क्या करना है। भाई सिजेरियन सेक्शन क्यों करते हैं, अगर कॉम्प्लिकेशन ज्यादा हो, अगर कॉम्प्लिकेशन ज्यादा देखने को मिल रहे हैं तो हमारे पास एक ही रास्ता है, हम क्या करेंगे, सिजेरियन सेक्शन कर देंगे। जटिलताओं की रोकथाम के लिए हम क्या करेंगे, सिजेरियन सेक्शन कर देंगे। ये क्या हो गए, इसका प्रबंधन हो गया, किसका, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर का। पहली कंडीशन क्या, भाई ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर हो गया तो महिला और बच्चे को क्या करो, मॉनिटर करो। महिला को क्या दे दो, दर्द हो रहा है तो एनाल्जेसिक दे दो। अगर महिला को डिहाइड्रेशन है तो हम लोग आईवी रूट दे देंगे, आईवी रूट से हम लोग उसको फ्लूइड चढ़ा देंगे। अगर कोई भी इंफेक्शन है तो इस इंफेक्शन को रोकने के लिए हम लोग एंटीबायोटिक दे देते हैं और वहां पे साफ सफाई रखते हैं। अगर शोल्डर डिस्ट्रोसिया की सिचुएशन हो गई है तब तो कोई रास्ता ही नहीं है, बट अगर उसको इससे बचाना है तो शुरू होने से, प्रसव के शुरू होने से पहले ही हमें लेबर कंप्लीट करवाना है। भाई शुरू होने से मतलब मान लो 8 घंटे बाद होगा, 10 घंटे बाद होगा, उससे पहले ही हमें दवाइयां देके प्रसव करवा देना है। समझ में आ रहा है? अगर असामान्य कंडीशन हो महिला की तो उस टाइम पे हमें क्या करना है, सर्जरी करनी है। लेबर को सही समय पर और आसान बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एपिसियोटोमी कर देते हैं। क्योंकि एपिसियोटोमी करेंगे तो जगह ज्यादा बन जाएगी, जगह ज्यादा बनेगी तो रास्ता खुल गया बच्चे के लिए और वो वहां से क्या हो सकता है, डिलीवर हो सकता है। और महिला को हम लोग साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी देने का काम करते हैं। ये सारी कंडीशंस क्या हो गई, किसका प्रबंध हो गया, मैनेजमेंट हो गया ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर का, कि ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर को हम लोग किस किस तरीके से ठीक कर सकते हैं। कारण क्या है ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर का, किसकी वजह से होता है। पहली कंडीशन आती है कि महिला के अंदर मान लो पेल्विस में कोई दिक्कत आ गई है, मतलब रास्ता क्या है, थोड़ा खराब है। अब खराब होने का मतलब क्या हो गया, वो क्या है, बहुत ही संकड़ा है, वहां से बच्चा नहीं गुजर सकता। तो पहली प्रॉब्लम तो ये हो गई। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि अगर बच्चे में कोई प्रॉब्लम हो, बच्चे का आकार बड़ा हो, बच्चे में कोई जन्मजात विकृतियां प्रेजेंट हो, दो बच्चे जुड़वा तो है पर वो बहुत ज्यादा मतलब आपस में जुड़े हुए हैं, उनको अलग अलग आप पैदा नहीं करवा सकते हो, तो एक साथ डिलीवरी वैसे पॉसिबल नहीं होगी। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं जो क्या करते हैं, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर को वहां पे बना देते हैं, अवरोध पैदा कर देते हैं। कहां पे कर देंगे अवरोध पैदा, भाई जो रास्ता है, जिस रास्ते के थ्रू एक बच्चा जन्म लेने वाला है, उस रास्ते के अंदर अवरोध पैदा हो गया। अब अवरोध पैदा हो गया तो क्या टाइम पे बच्चा पहुंच पाएगा, नहीं पहुंच पाएगा। तो उस अवरोध को ठीक करने के लिए हमें क्या करना है, ये सारा मैनेजमेंट वहां पे करना है। नेक्स्ट वन कंडीशन आती है कि कुछ ऑब्स्टेटिकल इमरजेंसी होती है। भाई ऑब्स्टेटिकल इमरजेंसी का मतलब सारे जानते हो ना, प्रसूति संबंधी आपातकालीन स्थितियां। मतलब
उस दौरान जब हम क्या कर रहे हैं, मदर की लेबर प्रोसेस करवा रहे हैं, और उस लेबर प्रोसेस के दौरान हमें उस महिला के अंदर बहुत सारे क्या मिल सकते हैं, कॉम्प्लिकेशन या जटिलताएं देखने को मिल सकती हैं। ये इमरजेंसी सिचुएशन है। यहाँ पे आपको देखना है पहला क्या होता है, नाभिनाल प्रसूति और प्रोलैप्स, मतलब कॉर्ड प्रेजेंटेशन और कॉर्ड प्रोलैप्स। कॉर्ड प्रेजेंटेशन और कॉर्ड प्रोलैप्स का मतलब ये होता है कि वजाइना से कॉर्ड का, अम्बलाइकल कॉर्ड का बाहर आ जाना। समझ में आ रहा है? वजाइना से बाहर अम्बलाइकल कॉर्ड का या तो बाहर आ जाना, या बच्चे के सिर के आगे क्या हो, अम्बलाइकल कॉर्ड इकट्ठी हो रखी हो। ये दोनों ही कॉम्प्लिकेशन पैदा करती हैं। समझ में आ रहा है? या तो क्या हो गई, अम्बलिकल कॉर्ड पहले ही बाहर आ गई है, बाहर लटक रही है वजाइना से, या फिर प्रेजेंटेशन मतलब जहां पे बच्चे का सिर पहले होना चाहिए उस सिर के आगे क्या आ गई है, अम्बलाइकल कॉर्ड आ गई है। अब अगर इस सिचुएशन में आप बच्चे को डिलीवर करवाओगे ना, तो क्या होगा, अम्बलिकल कॉर्ड खींच जाएगी वहां से, क्योंकि प्रेशर लगेगा, वो सिर के आगे इकट्ठा हो रखी है, तो बच्चे की डिलीवरी होगी तो अम्बलाइकल कॉर्ड जो इकट्ठी हो रखी थी वो उसके साथ भी बाहर आएगी, तो प्रेशर लगेगा तो वो तो प्लेसेंटा से जुड़ी हुई है, प्लेसेंटा पहले ही क्या हो जाएगा, वहां से हट जाएगा। इज दैट क्लियर? भाई मान लो ये अम्बलाइकल कॉर्ड है और यहाँ बच्चा था, ठीक है, ये बच्चे का हेड है। अब बच्चा अगर बाहर आने की कोशिश करे तो ये पहले बाहर आएगी, तो ये एक सिरे से तो बच्चे से जुड़ी हुई है, एक सिरे से क्या है, प्लेसेंटा से। तो जब बच्चा यहाँ प्रेशर लगा रहा है, ये बाहर जाएगी, तो दूसरी साइड से खिंचाव आएगा तो प्लेसेंटा वहां से क्या हो जाएगा, हट जाएगा, और वहां पे ब्लीडिंग करवा देगा, रक्त प्रवाह करवाने का काम कर सकता है। तो जो इसकी अगर देखी जाए ऑब्स्टेट्रिकल इमरजेंसी, प्रसव से संबंधित जो आपातकालीन स्थितियां होती हैं, उस आपातकालीन स्थिति के अंदर पहली कौन सी है, अगर अम्बलाइकल कॉर्ड की प्रेजेंटेशन हो या प्रोलैप्स हो गया, या तो वो बाहर लटक गई। प्रोलैप्स का मतलब क्या होता है, बाहर आ जाना, और प्रेजेंटेशन का मतलब होता है बच्चे के सिर के आगे इसका मिलना। दूसरी होती है एमनियोटिक दर्द। अगर एमनियोटिक फ्लूइड जो बच्चे के चारों तरफ प्रेजेंट था, अगर वहां पे एम्बोलिज्म हो गया है, बहुत ज्यादा अमाउंट के अंदर वहां पे वो भर गया है, ठीक है, तो भी प्रॉब्लम आएगी। ऑब्स्टेट्रिकल शॉक है, अगर मदर है वो शॉक कंडीशन के अंदर चली गई हो, डिहाइड्रेशन हो गया हो, मतलब भाई ज्यादा खून की कमी आ गई हो, खून है वो ज्यादा लॉस हो गया, ब्लड जिसको बोलते हैं ना, ब्लड का प्रवाह क्या हो गया, रक्त प्रवाह बहुत ज्यादा हो गया, पानी की कमी आ गई, तो मदर को शॉक कंडीशन के अंदर लेके चले जाएंगे। रप्चर ऑफ यूट्रस, अगर मान लो गर्भाशय क्या हो गया, फट गया है, तो भी क्या है, इमरजेंसी सिचुएशन है। अगर बच्चे की प्रेजेंटेशन क्या हो, शोल्डर हो, पेल्विस के अंदर बच्चे की प्रेजेंटेशन क्या हो, शोल्डर हो, और वासा प्रीविया जो अम्बलाइकल कॉर्ड की वेन होती है उनके अंदर भी क्या हो गया, इन्फेक्शन या संक्रमण हो गया। तो ये कुछ इमरजेंसी परिस्थितियां होती हैं, आपातकालीन परिस्थितियां जो लेबर के दौरान कभी भी हो सकती हैं। समझ में आ रहा है? लेबर के दौरान कभी भी हो सकती हैं, तो हमें इनको क्या करना है, पढ़ना है कि ये चीजें होती क्या क्या, कैसे कैसे होती हैं। तो ये 4-5 तरीके की क्या होती है, आपातकालीन स्थिति या ऑब्स्टेट्रिकल इमरजेंसी सिचुएशन है। इमरजेंसी का मतलब क्या होता है, हम पहले से थोड़ी ना सोच रहे हैं कि भाई ये बीमारी इस महिला को होने वाली है, नहीं, वो किसी को भी किसी भी टाइम कैसे भी हो सकती है, बस हमें उस चीज के लिए प्रिपेयर रहना है। समझ में आ रहा है? इमरजेंसी भाई कभी भी आ सकते है, किसी के भी बता के नहीं आती है वो प्रॉब्लम कभी भी आ जाता है, पर उस प्रॉब्लम का पहले से क्या रखो, उपचार रखो, ताकि दिक्कत ना आए। अगर इनका 1 बाय 1 हम लोग डिस्क्रिप्शन देखेंगे तो नाभिनाल कॉर्ड प्रेजेंटेशन क्या होती है, कॉर्ड प्रेजेंटेशन, नाभिनाल प्रस्तुति या कॉर्ड प्रेजेंटेशन। तो यहाँ पे देखना कि वह स्थिति जब नाभिनाल गर्भ प्रस्तुति अंग के आगे स्थित हो, बता दिया बच्चे के सिर के आगे क्या प्रेजेंट हो, नाभिनाल हो। समझ में आ रहा है? बच्चे के सिर के आगे क्या स्थित हो, नाभिनाल हो, और झिल्लियां फटी हुई नहीं हो, अर्थात क्या हो, इंटैक्ट हो, मतलब अभी तक मेम्ब्रेन है वो रप्चर नहीं हुई है, तो ये स्थिति क्या कहलाती है, कॉर्ड प्रेजेंटेशन। अगर ये मान लो यूट्रस है,
यहाँ पे क्या था, ये बच्चा था, ठीक है। अब इस बच्चे के आगे यहाँ पे क्या इकट्ठा हो गई है, अम्बिलिकल कॉर्ड। ये होती है कॉर्ड प्रेजेंटेशन। तो बच्चे के सिर के आगे या नाभिन गर्भ स्थिति मतलब प्रेजेंटिंग पार्ट के आगे कौन मिल रही है आपको, पहले नाभिनाल अम्बिलिकल कॉर्ड मिल रही है, तो वही क्या कहलाएगी, कॉर्ड प्रेजेंटेशन कहलाती है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट वन की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो ये क्या होता है, कॉर्ड प्रोलैप्स। इस कॉर्ड प्रोलैप्स को क्या मतलब होता है, जब नाभिनाल झिल्लियां को फटने के बाद क्या आ जाती है, बाहर निकल जाती है और वजाइना में स्थित हो जाती है या उससे भी बाहर आ जाए, तो ये स्थिति क्या कहलाती है, कॉर्ड प्रोलैप्स। अरे नाभि प्रोलैप्स का मतलब क्या होता है, झिल्लियों के फटने के बाद क्या अम्बिलिकल कॉर्ड वल्वा और वजाइना से बाहर निकल जाए, यही स्थिति क्या कहलाती है, कॉर्ड प्रोलैप्स। क्या कहलाती है, कॉर्ड प्रोलैप्स। किसको कहेंगे, जब झिल्लियों के फटने के बाद नाभिनाल है वो वजाइना और वल्वा से बाहर आ जाए, तो उसी को आप क्या बोलते हो, कॉर्ड प्रोलैप्स बोलते हो। बट यहाँ पे क्या होता है, आगे तो है वो बट झिल्लियां फटी नहीं, इसलिए वो अंदर ही है अभी तक। बच्चे के सिर के आगे बनी हुई है, वो बाहर नहीं आई है, क्यों, वहां से झिल्लियां फटी नहीं थी, वो मेम्ब्रेन रप्चर नहीं हुई थी। तो इसको तो आप क्या बोलते हो, प्रेजेंटेशन। जहां बच्चे का सिर होना चाहिए उस बच्चे के सिर के आगे क्या मिल रही है आपको, अम्बिलिकल कॉर्ड मिल रही है, और यहाँ पे अम्बिलिकल कॉर्ड बाहर आ जाती है, कहाँ पे, वजाइना और सर्विक्स के बाहर आ जाती है। समझ में आया? ये दोनों कंडीशन क्या हो गई, पहली कॉर्ड प्रोलैप्स या कॉर्ड प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट अगर सेकेंड वन की बात करें, एमनियोटिक द्रव एम्बोलिज्म, मतलब एमनियोटिक फ्लूइड का क्या हो गया, एम्बोलिज्म। ये वह असामान्य स्थिति होती है जिसमें एमनियोटिक फ्लूइड माता के ब्लड सर्कुलेशन में प्रवेश कर जाता है। समझ में आ रहा है? मैंने बताया था भाई पॉलीहाइड्रोमनिया हो गया, एक कंडीशन आपको बताई थी मैंने, क्या, पॉलीहाइड्रोमनिया। पॉलीहाइड्रोमनिया में मैंने क्या बताया था, एमनियोटिक फ्लूइड कितना होता है, 2000 ml से भी ज्यादा। अगर ये 2000 ml से ज्यादा फ्लूइड उस बच्चे के चारों तरफ प्रेजेंट था तो वो एमनियोटिक फ्लूइड क्या होगा, कहां पे चला जाएगा, मदर के ब्लड सर्कुलेशन में प्रवेश कर जाएगा, और मदर के ब्लड सर्कुलेशन में प्रवेश करेगा तो वहां जो रक्त वाहिनियां होती हैं उस रक्त वाहिनियों के अंदर वो जमा हो जाता है, और उसी को क्या बोलते हैं, एम्बोलिज्म। एम्बोलिज्म का मतलब क्या होता है, ये ब्लड वेसल्स और ये यहाँ पे ऐसे बन जाती है एयर, भाई बुलबुले देखे ना अपने पानी के अंदर बुलबुले उठते हैं, समझ में आ रहा है? या आपने कोई पाइप देखी है, ठीक है, और उस पाइप के अंदर पानी जा रहा है बट कहीं से कोई हवा का लीके, भाई हवा भी घुस गई है, कोई ऐसी चीज भी घुस जाती है तो उसके अंदर क्या बन जाते हैं, बुलबुले से उठते हैं कि नहीं उठते हैं, जगह जगह पे आपने देखा होगा। अच्छा ये नहीं देखा तो आपने देखा है हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट को जब हम लोग आईवी लाइन चढ़ाते हैं तो उस लाइन के अंदर वो जो पाइप होती है उस पाइप में जगह जगह देखना, जगह जगह पे क्या बन जाती है, खाली खाली जगह आपको दिखाई देती है, बुलबुले से दिखाई देते हैं कि नहीं देते हैं, वही क्या होता है, एम्बोलिज्म। तो ये क्या हुआ, जो बच्चे के चारों तरफ, मतलब इस बच्चे के चारों तरफ जो पदार्थ भरा हुआ था वो पदार्थ कहाँ चला गया, मदर के ब्लड के अंदर चला गया और उसने क्या कर दिया, एम्बोलिज्म बना दिया। समझ में आया? अब एम्बोलिज्म बना तो माँ को सांस लेने में भी प्रॉब्लम आती है, उसकी हार्ट रेट वगैरह सब कुछ बढ़ जाती है। समझ में आ रहा है? तो ये रेयर होती है बट बहुत ही खतरनाक होती है। लाइफ थ्रेटनिंग का मतलब होता है खतरनाक, जानलेवा। समझ में आ रहा है? बहुत रेयर है, मतलब सभी में देखने को नहीं मिलेगी बट जिसमें देखने को मिल गई वो खतरनाक होती है, जानलेवा होती है उस महिला के लिए। समझ में आ रहा है? बच्चे के चारों तरफ जो पदार्थ भरा हुआ था वो पदार्थ कहाँ आ गया, मदर के ब्लड में आ गया। अब उस मदर की जो वाहिनियां होती है वहां पे उसने क्या कर दिए, बुलबुले बना दिए जगह जगह पे। अब वो बुलबुले मान लो आपके फेफड़ों में चले गए, आपके हार्ट में चले गए, तो वहां पे सांस लेने में भी दिक्कत करेंगे और आपका जो हार्ट है वो क्या करेगा, जल्दी जल्दी बीट करेगा, धड़केगा, तो धड़कन भी आपकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। समझ में आया? ये क्या होती है, एमनियोटिक द्रव एम्बोलिज्म। अगर नेक्स्ट वन की हम बात करेंगे,
नेक्स्ट वन क्या आता है, ऑब्स्टेट्रिकल शॉक। अगर इस ऑब्स्टेट्रिकल शॉक के अंदर देखा जाएगा तो ये भी एक लाइफ थ्रेटनिंग या जानलेवा होती है, जिसके अंदर शरीर के अंगों तथा टिश्यू को क्या नहीं मिल पाता है, फ्लूइड नहीं मिल पाता है। अरे भाई जब पानी कम है शरीर में तो हमारी बॉडी को उसके टिश्यू या उसकी कोशिकाओं को मिलेगा कहां से, समझ में आ रहा है। तो शॉक एक ऐसी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है जिसमें शरीर के अंगों तथा टिश्यू को नियमित कार्य हेतु जितना पानी चाहिए था, जितना ब्लड सप्लाई चाहिए था, वो उतना नहीं पहुंच पाती है। समझ में आ रहा है। नए नियमित कार्यों को करने हेतु जितने ज्यादा पानी की, ब्लड की हमें जरूरत थी वो हमारे शरीर को नहीं मिल पाएगी। उसी को आप क्या बोलते हो, शॉक बोलते हो। इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई के कारण रोगी में क्या हो जाता है, बीपी कम हो जाती है। सेल के अंदर क्या हो जाता है, ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो, सेल को क्या नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा ना, सेल को, कोशिकाओं को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो भी वो काम नहीं करेंगी। हमारा जो सेलुलर मेटाबॉलिज्म है, तो कोशिकाएं हैं जो अपना काम कर रही है, वो भी क्या हो जाता है, प्रॉब्लम में आ जाता है। और ये कारण ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभार उस महिला की मृत्यु भी हो सकती है। समझ में आ रहा है। अच्छा एक सीधी सी बात है, अगर पेड़ को आप क्या कर रहे हो, रोज पानी दे रहे थे तो हरा भरा था, फल फ्रूट उसके खूब लग रहे थे, फिर आपने उसमें पानी देना बंद कर दिया, 5 दिन नहीं दिया, 10 दिन नहीं दिया, 1 महीने बाद आप देखोगे ना तो उस पेड़ की हालत आपको ही पता कैसे होगी। पेड़ सूखेगा, फल फ्रूट तो लगना दूर की बात है, उसकी जो पत्तियां लगी हुई थी वो भी झड़ जाएंगी बेचारी की। समझ में आया। वही कंडीशन यहाँ पे, अगर उस वो महिला शॉक में चली गई है तो उस शॉक में जाने की वजह से उसकी बॉडी में क्या हो गई, कमी आ गई। अब वो कमी हमारी कोशिकाओं को नहीं पहुंच पाएगी। भाई कमी हो गई है, भाई भरपाई रहती तो कोशिकाओं तक पहुंच जाती, बट कमी हो गई तो कोशिकाओं तक वो चीज नहीं पहुंच पाएगी। अगर नहीं पहुंच पाएगी तो कोशिकाएं अपना काम नहीं कर पाएंगी, और अगर वो कोशिकाएं काम नहीं कर पाएंगी तो ये कंडीशन कभी कभार महिला की मृत्यु भी करवा देती है। समझ में आया आप लोगों को। इसी को क्या बोलते हैं, ऑब्स्टेट्रिकल शॉक। समझ में आया आप लोगों को। शॉक किसको बोलते हैं कि शरीर के अंगों तक पर्याप्त मात्रा के अंदर किसका नहीं पहुंच पाना, ब्लड का या पानी का। एडिक्वेट अमाउंट में ब्लड सप्लाई अगर नहीं हो पाती है तो सेल अपना नियमित कार्य नहीं कर पाएंगी। अगर सेल नियमित कार्य नहीं कर पाएंगी तो वो खत्म हो जाएंगी। धीरे धीरे महिला की भी क्या हो जाएगी, एक दिन डेथ हो जाएगी। समझ में आया। ये क्या हो गया, ऑब्स्टेट्रिकल शॉक। अगर नेक्स्ट वन की बात करें कि क्या हो गया, यूट्रस है वो फट गया है। समझ में आ रहा है। यूट्रस के अंदर क्या हो गई, रप्चर वाली कंडीशन आ गई। प्रेगनेंसी के दौरान यूटेराइन रप्चर एक रेयर, बहुत ही कम प्रॉब्लम देखने को मिलती है। मतलब बहुत रेयर प्रॉब्लम है ये, प्रेगनेंसी के दौरान क्या हो, गर्भाशय का फटना बहुत रेयर प्रॉब्लम है। प्रेगनेंसी के दौरान मायोमेट्रियल, जो अपने गर्भाशय की जो बीच वाली जो लेयर होती है उसकी इंटीग्रिटी का ब्रेक हो जाना और यूटेराइन रप्चर इन प्रेगनेंसी कहलाता है। अरे ये यूट्रस की क्या होती है, 3 लेयर होती है, 1, 2 और 3। अगर ये बीच वाली लेयर मान लो क्या हो गई, बीच वाली लेयर है वो इंटीग्रिटी मेंटेन, फट गई है बीच में से, कहीं से टूट गई है बीच में से, तो प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगी। प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगी तो ये यूटेरस के अंदर क्या करवा देती है, रप्चर। भाई जब यही फट गई, सारा माल मेटेरियल इसी से तो जाता था अंदर, अब यही फट गई है तो क्या होगा, फटेगी तो क्या होगा भाई, हेमरेज हुआ कि नहीं हुआ, तो वहां से क्या होगा, पानी वगैरह फ्लूइड वगैरह एक जगह इकट्ठा हो जाएंगे और इकट्ठा होके वो फूलेगा जैसे जैसे बैलून, तो वो वहां से फट जाएगा। समझ में आ रहा है। तो अगर जो मायोमेट्रियम है, गर्भाशय की बीच वाली जो परत, अगर वो उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए तो ये क्या करवा सकती है, गर्भाशय का रप्चर करवा सकती है। समझ में आ रहा है। ये कंडीशन प्राय प्रेगनेंसी की 28 सप्ताह की अवधि के दौरान ही दिखाई देती है और इसके होने की सर्वाधिक संभावना एक्टिव लेबर के दौरान रहती है।
समझ में आ रहा है। इसकी ज्यादा संभावना कब होती है, जब लेबर होने वाला हो, उसी दौरान इसकी संभावना ज्यादा रहती है, क्योंकि वहां पे बच्चा भी प्रेशर लगा रहा है और यूट्रस खुद प्रेशर लगा रहा है। तो जब दोनों आपस में एक साथ ऐसे प्रेशर लगाते हैं और अगर कोई कंडीशन ऐसी हो जाए कि वॉल क्या हो गई, कमजोर हो गई, तो वहां से फट सकती है। समझ में आ रहा है। होता नहीं है मोस्ट ऑफ केस, मोस्टली तो देखने को मिलता ही नहीं है, बहुत ही कम कंडीशन में ये प्रॉब्लम आती है, बाकी ऐसा कुछ भी वहां पे देखने को नहीं मिलता है। मैं नहीं कहती ना सारे केसेस में, बहुत रेयर कंडीशन है ये, बट इमरजेंसी है, कभी भी हो सकती है किसी को भी। समझ में आया। नेक्स्ट अगर यहाँ पे हम लोग बात करें तो ये चीज आपने देखी किसकी, कि प्रेगनेंसी के दौरान मायोमेट्रियल वॉल अगर कमजोर हो गई है, वो ब्रेक हो गई है, टूट गई है, तो उस वजह से यूट्रस के अंदर भी क्या हो जाएगा, रप्चर हो जाएगा, और उसी को आप क्या बोलते हो, यूटेराइन रप्चर बोलते हो। ये कंडीशन प्रेगनेंसी के 28 सप्ताह के बाद ही होती है, पर ये एक्टिव लेबर के अंदर ज्यादा देखने को मिलती है, मतलब जब प्रसव प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है उसी दौरान ये ज्यादा देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करेंगे किसकी, शोल्डर डिस्ट्रोसिया। शोल्डर डिस्ट्रोसिया का मतलब क्या होता है, मैंने बता दिया, पेल्विस के अंदर क्या है, बच्चे का शोल्डर भाग है। शोल्डर डिस्ट्रोसिया वह असामान्य स्थिति है जिसमें लेबर के दौरान बेबी के नीचे खिसकते समय इसका हेड और नेक तो नीचे आ जाता है, पर उसका एक या दोनों कंधे माता की पेल्विक बोन के पीछे आ जाते हैं। समझ में आया भाई। ये वह असामान्य स्थिति है जिसके अंदर बेबी के नीचे खिसकते समय बच्चे का हेड और नेक तो क्या हो गया, नीचे दब गया, और बस उसका एक या दोनों हाथ पेल्विक बोन के अंदर आ गए। समझ में आ रहा है। पेल्विक बोन जो होती है, उस पेल्विक बोन के अंदर उस बच्चे के क्या आ गए, या तो दोनों हाथ आ जाएंगे या फिर एक हाथ आ गया, बट उसका जो ये वाला पोर्शन वगैरह या नेक वगैरह ये क्या आ गई, नीचे चली गई है। समझ में आ रहा है। मतलब बच्चा एकदम से बॉल की तरह हो गया है। तो ये जो कंधे अगर वहां पेल्विस में दिखाई दे रहे हैं, उसी को आप क्या बोलते हो, शोल्डर डिस्ट्रोसिया। ये बहुत ही ज्यादा जोखिम, मतलब इतनी ज्यादा खतरनाक होती है क्योंकि इसमें सिजेरियन सेक्शन ही करवाना पड़ता है, नॉर्मल डिलीवरी इसके अंदर पॉसिबल देखने को नहीं मिलती है। इसमें कारण क्या है, क्या रिस्क आ सकते हैं, बच्चा आकार में बड़ा हो या बहुत ज्यादा वजन हो, मदर में डायबिटीज हो, मदर है वो मोटी हो, अगर उसकी शोल्डर डिस्ट्रोसिया की पहले हिस्ट्री हो कि ये तो उसका दूसरा बच्चा है, पहले वाला बच्चा भी क्या था, इसी पोजीशन में ही था, अगर बच्चे के अंदर क्या हो गया है, अब्डोमेन के अंदर संक्रमण हो गया है, अगर प्रसव गर्भावस्था 42 सप्ताह के बाद की हो गई है, और अगर माँ की एज क्या हो 35 साल से ज्यादा। क्या कारण है शोल्डर डिस्ट्रोसिया के, या तो बच्चे का साइज बड़ा हो या वजन ज्यादा हो, माँ क्या हो डायबिटिक हो, माँ क्या हो मोटी हो, अगर पहले उसकी हिस्ट्री हो किसकी, शोल्डर डिस्ट्रोसिया की, मतलब उसका पहला बच्चा भी इसी स्थिति में ही था, अगर बच्चे के पेट में क्या हो गया, कोई संक्रमण हो गया है, या गर्भावस्था है वो 9 महीने से बहुत ज्यादा की चली गई है, मतलब 42 सप्ताह से भी ज्यादा की चली गई है। समझ में आया। या फिर क्या हो, माँ की एज वो कितनी हो 35 साल से ज्यादा की हो, तो ये सारी कंडीशंस क्या करवा सकती है, शोल्डर डिस्ट्रोसिया करवा सकती है। क्या आता है, बच्चे का हेड और नेक तो नीचे आ जाते हैं, बट पेल्विक बोन के अंदर क्या आ जाएगी, बच्चे के या तो एक या फिर दोनों हाथ माँ के पेल्विक बोन के अंदर आ जाते हैं। समझ में आ रहा है। तो ये कंडीशन क्या करती है, नॉर्मल तरीके से बच्चे का जन्म नहीं होने देती है। ये क्या हो गई, कुछ ऑब्स्टेट्रिकल इमरजेंसी है, और ये ऑब्स्टेट्रिकल इमरजेंसी है वो हमें कब देखने को मिल सकती है, जब प्रसव स्टार्ट हो रहा है उस दौरान, कभी भी हो सकती है। ये प्रसव के दौरान जब कर रहे हैं हम लोग, डिलीवरी करवा रहे हैं बच्चे की, उस दौरान ये आपातकालीन स्थितियां कभी भी बन सकती हैं। किसके अंदर, महिला के अंदर। पहली कौन सी होती है, अगर कॉर्ड प्रोलेप्स या कॉर्ड प्रेजेंटेशन है, या तो अम्बिलिकल कॉर्ड क्या हो गई, बाहर आ गई है, या बच्चे के सिर के आगे मौजूद हो। समझ में आ रहा है। दूसरी कंडीशन क्या हो गई, अगर जो बच्चे के चारों तरफ फ्लूइड भरा हुआ था, एमनियोटिक द्रव भरा हुआ था, वो द्रव कहाँ चला गया, मदर के ब्लड के अंदर, तो मदर के ब्लड के अंदर जाके वो क्या करेगा,
इकट्ठा होने लग जाएगा और वहां पे सांस लेने में दिक्कत आएगी, क्योंकि वो कहाँ जाके जमा हो जाती है, फेफड़ों के अंदर जमा हो जाती है, तो सांस लेने में भी उसको दिक्कत आएगी, हार्ट में भी वो क्या करेगी, समस्या पैदा कर देगी। समझ में आ रहा है। फिर आता है अगर मदर शॉक में चली जाए, शॉक में जाएगी तो जो माँ की शरीर की जो कोशिकाएं होती हैं उन कोशिकाओं को भरपूर पोषण नहीं मिल पाएगा। अगर भरपूर पोषण नहीं मिलेगा तो माँ की कभी कभी क्या हो सकती है, डेथ भी हो सकती है। समझ में आया। नेक्स्ट में आते हैं कि अगर यूट्रस मान लो रप्चर हो गया हो, क्या हो गया हो, यूट्रस है वो रप्चर हो गया हो, किस कारण से, जब यूट्रस की गर्भाशय की जो बीच वाली जो परत होती है मायोमेट्रियम, उसके अंदर क्या आ गई, कोई टूट फूट आ गई, वो ब्रेक हो गई है, उसकी ब्रेक होने की वजह से वो यूट्रस के अंदर रप्चर करवा सकती है। और लास्ट वाली क्या है, शोल्डर डिस्टोसिया, बच्चे के हेड और नेक के अलावा अगर क्या हो, बच्चे का शोल्डर प्रेजेंट हो, कहाँ पे, पेल्विस के अंदर। इज दैट क्लियर। ये सारी क्या होती है, आपातकालीन परिस्थितियां या इमरजेंसी सिचुएशन होती है जो प्रसव के दौरान देखने को मिल सकती है। आज की क्लास में इतना ही। आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा, अच्छे से आप इसको पढ़ोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।